हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन क्लेरी कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म। आज के लेक्चर में हम लोग रोटरी बैलेंसिंग के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें 3 टाइप है, जिसमें से आज हम पहले टाइप के न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग न्यूमेरिकल, I want to suggest you to first decide which method and which type of numerical। मतलब कि आपने जो 4 मेथड पढ़ी है उसमें से आप जब न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं वो समय पे कौन सी मेथड एप्लीकेबल है पहले ये डिसाइड कीजिए। तब हम पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अ रोटरी शाफ्ट कैरीज 3 अनबैलेंस्ड मासेस। तो पहले हम एक शाफ्ट बना देते हैं जिसके बीच में से एक एक्सिस पास हो रही है और ये शाफ्ट के ऊपर 3 मास रखे गए जो अनबैलेंस है, जो आपको बताए गए हैं 4 kg, 3 kg और 2.5 kg एट रेडियल डिस्टेंस ऑफ 75 mm, 85 mm एंड 50 mm। मतलब कि 4 kg वाला जो आपका मास है वो रेडियस कुछ 75 से है फ्रॉम द एक्सिस, जबकि 3 kg वाला जो मास है वो आपकी 85 mm से है एंड द थर्ड मास आपका जो 2.5 kg है वो कुछ 50 mm की रेडियल डिस्टेंस से है फ्रॉम द एक्सिस। तो हम ड्रॉ करते हैं इनको। अब ये जो लाइन ड्रॉ की है वो किस तरह से ड्रॉ की है वो आगे की आपको लाइन पढ़ोगे तब पता चलेगा। जैसे कि एट द एंगुलर पोजीशन 45 mm, 135 एंड 240, मतलब कि 75 जो है वो आपका कुछ 45 एंगल पे है, जबकि 85 mm वाला जो है मतलब कि सेकेंड मास वो आपका 135 एंगल पे है और द लास्ट वन 2.5 kg का जो मास है वो कुछ आपका 240 डिग्री पे है। अब बात करते हैं द सेकेंड एंड थर्ड मासेस आर इन द प्लेन्स एट 200 mm एंड 375 mm फ्रॉम द प्लेन ऑफ द फर्स्ट मास। मतलब कि पहला जो आपका मास है फर्स्ट मास, उधर से डिस्टेंस दिया गया है सेकेंड और थर्ड का। तो पहले और दूसरे मास के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका 200 mm है और फर्स्ट से थर्ड का जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है 375 mm दिया गया है फ्रॉम द प्लेन ऑफ फर्स्ट मास। द एंगुलर पोजीशन आर मेजर्स काउंटर क्लॉकवाइज। ये बहुत मतलब का है कि काउंटर क्लॉकवाइज दिया गया है आपको या क्लॉकवाइज दिया गया है, उस हिसाब से आपको लाइन को ड्रॉ करना चाहिए। इन व्यूइंग द शाफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट मास एंड, मतलब आप साइड व्यू से देख रहे हो और पहले मास से देख रहे हो। द शाफ्ट लेंथ इज 800 mm बिटवीन बियरिंग्स। मतलब कि दो बियरिंग्स के बीच में आपका जो शाफ्ट है वो कितना है 800 mm का है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ फर्स्ट मास एंड द बियरिंग एट द एंड। मतलब कि कोई एक साइड से आप देख रहे हो तो आपका जो बियरिंग है उसका एंड और फर्स्ट जो आपका मास है मतलब कि 4 kg, वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया गया है 2 to 5 mm। Determine the amount of counter mass in plane at 75 mm from the bearing for the complete balance of shaft। मतलब कि 75 mm से दो मास लगाए गए, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना है सिर्फ मास दिया होता आपको तो कोई एक प्लेन लगा दे, पर आपको क्या दिया है काउंटर मासेस दिया गया है। तो काउंटर मासेस की वजह से आप बता सकते हो कि एक से अधिक आपको प्लेन बनाने हैं और ये जो प्लेन है वो फ्रॉम द बियरिंग, मतलब कि आपका जो एंड है शाफ्ट का वहां से 75 mm क्योंकि तो बियरिंग दो है तो वहीं से आप करोगे तो दो ही प्लेन बनेंगे 75 mm पे। तो यहाँ पे एक प्लेन बनाते हैं जो एक एंड से 75 mm है, जो मैं लेफ्ट हैंड साइड से बोलती हूँ, और सेकेंड वन जो है वो राइट हैंड साइड से 75 mm पे है। The first counter mass is to be in plane between the first mass and the bearing with radius 75। मतलब ये प्लेन पे जो मास रखा जाएगा वो उसका रेडियस एक्सिस से कितना होगा 75 mm होगा, और जो सेकेंड मास है एंड सेकेंड मास विथ रेडियस 40 mm इन द प्लेन बिटवीन थर्ड मास एंड द बियरिंग। मतलब कि दूसरी ओर जो आपका थर्ड मास और बियरिंग है उसके ऊपर जो आपका आएगा मास वो एक्सिस से कितना होना चाहिए 40 mm की रेडियस पे होना चाहिए। गिवन डाटा यहाँ पे पहली बात करते हैं, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको सोल्व करने के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इम्पोर्टेंट आपका जो डाटा है वो कौन सा है। तो पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। तो यहाँ पे वापस में आपका फिगर है वो दिखाती हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि
हमने जो दो प्लेन लिए थे बियरिंग्स के एंड से, उनको हमने नाम दे दिया है ए एंड बी। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका नाम ए है एंड द राइट हैंड साइड जो प्लेन है उसका नाम बी है। आपका जो शाफ्ट है उसका लेंथ कितना है, 800 mm है। फर्स्ट जो मास है वो कितना है, 4 kg है, जो रेडियस 75 mm पे और एंगल 45 पे रखा गया है। अब बात करते हैं हम सेकेंड मास की, जो मास 3 kg का है और वो रेडियस 85 mm पे फ्रॉम द एक्सिस रखा गया है और उसका जो एंगल है वो 135 है। अब हम तीसरे मास के बारे में बात करते हैं, जिसका मास 2.5 kg है और रेडियस जो है वो 50 mm है और थीटा जो उसका है वो 240 है। अब आपकी बात होती है कि क्या चीज़ आपको फाइंड करनी है, तो पहले हम फाइंड के बारे में लिखते हैं कि फाइंड आपको क्या करना है कि जो दो प्लेन लिए गए हैं, आपका ए प्लेन और बी प्लेन, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, उसके ऊपर कितना मास रखना चाहिए। क्योंकि आपको वो कौन सी रेडियस पे है वो पता है, जैसे कि आर ए का जो रेडियस है वो आपको 75 mm दिया गया है, जबकि आर बी का जो रेडियस है आपको 40 mm दिया गया है। तो आपको मास फाइंड करना है सिर्फ। तो लेट्स स्टार्ट। दो मेथड है आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वन इज अ ग्राफिकल मेथड, अनदर वन इज अ एनालिटिकल मेथड। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकल जो मेथड है उसके अंदर भी दो प्रकार है, एक है फोर्स पॉलीगॉन और दूसरा जो है वो कपल पॉलीगॉन। तो यहाँ पे आपका फिगर दिखाया जा रहा है, जिसमें पहले हम लोग कपल पॉलीगॉन सॉल्व करते हैं। तो आप सभी को पता है जब भी आप मोमेंटम लेते हो कोई भी बॉडी में, तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख के पता कर सकते हो कि आपका जो मास लगा हुआ है वो कुछ डिस्टेंस पे लगा है, मतलब कि डिफरेंट प्लेन पे लगा है। केस नंबर 4 बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि आपको कोई एक प्लेन है एज ए रेफरेंस लेना है, पर आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मतलब कि 4 kg, 3 kg एंड 2.5 kg जो प्लेन पे रखे गए उसका रेडियस, एंगल और मास तीनों चीज़ पता है। जबकि आपको प्लेन ए और प्लेन बी ये दोनों में रखे गए मास की वैल्यू आपको नहीं पता है। तो जहाँ पे भी ज़्यादा अननोन है वो वाले प्लेन को आप क्या करेंगे, रेफरेंस प्लेन लेंगे टू मेक योर कैलकुलेशन ईजी। तो यहाँ पे मैं ए प्लेन को रेफरेंस प्लेन लेती हूँ, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड का जो प्लेन है उसको मैं रेफरेंस प्लेन लेती हूँ। अब आप सभी को पता है कि कपल क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपकी बॉडी रोटेटिंग फॉर्म में है, रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगा, जो बताता है m1r1 ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्टेंस जो आपका रेफरेंस प्लेन से आपने जो प्लेन पे डिसाइड किया है कैलकुलेट करना वहां तक का रहेगा। तो पर ओमेगा स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट होने की वजह से और हर एक की टर्म में आने की वजह से रिमूव हो जाता है, तो सिर्फ आपका कपल या मूवमेंट है वो क्या बचेगा, m1r1 और l1 या d1 जो डिस्टेंस है वो। तो हम पहले कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरो, एक लेंथ ड्रॉ किया है। जो ये लेंथ ड्रॉ होती है वो आपको बताती है m1 r1 l1 का वैल्यू बताता है। तो यहाँ पे हम पहले प्लेन के बारे में बात करें, मतलब कि 4 kg वाले प्लेन की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा m1 r1 l1। तो इसका जो l1 है वो कहाँ से मेजर करोगे आप लोग, फ्रॉम द प्लेन ए। तो बियरिंग से फर्स्ट मास जो है वो 225 mm का डिस्टेंस दिखा रहा है और बियरिंग से फर्स्ट जो प्लेन है वो 75 mm दिखा रहा है। तो 225 mm माइनस 75 कर दोगे तो आपको 150 मिल जाएगा। और ये जो 150 mm बता रहा है वो क्या बता रहा है, आपका जो फर्स्ट प्लेन है जिसपे 4 kg का मास रखा गया है और आपका जो रेफरेंस प्लेन है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताया जाएगा। तो वो उसका डायरेक्शन किस दिशा में होगा, जिस दिशा में फोर्स लग रहा है, क्योंकि आपका जो रेफरेंस प्लेन है उससे सारे जितने भी प्लेन है वो कहाँ पे है, राइट हैंड साइड है। और जब भी आपका रेफरेंस प्लेन है वो लेफ्ट हैंड साइड हो और बाकी के जो सारे प्लेन है वो राइट हैंड साइड हो, तो जो भी आपका मोमेंटम लग रहा है वो कहाँ पे होगा, फोर्स की डायरेक्शन में होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड होता तो वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता फोर्स की। अब हम बात करते हैं दूसरे मास की, जिसका आपको मास, रेडियस पता है और लेंथ भी पता है। तो वो क्या हो जाएगा आपका m2 r2 l2, जो कौन सी डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज 135 एंगल पे होगा। अब बात करते हैं थर्ड मास की, जो आपका थर्ड प्लेन पे है, ये भी एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 240 के एंगल पे हो जाएगा।
अब आपको जो 3 मास पता थे, मतलब कि फर्स्ट प्लेन, सेकेंड प्लेन और थर्ड प्लेन के, वो तीनों के तो आपने ड्रॉ कर दिए। अब आपको लास्ट प्लेन पे आप चाहते हो, मतलब कि बी प्लेन पे आप जब चाहते हो, तब आपको उसका मास नहीं पता है, आपको सिर्फ रेडियस पता है और लेंथ पता है फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन। तो आपको जब मास नहीं पता है तो आप फाइंड नहीं कर पाओगे। पर आप यहाँ पे देख सकते हो वो सिर्फ एक ही प्लेन बचा है, और जब आपका रेफरेंस प्लेन है उसका तो कपल प्रोड्यूस ही नहीं होगा क्योंकि वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो स्पेस बच रहा है, आपका जो पॉलीगॉन क्लोज नहीं हो रहा है, उन दोनों को आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ एक एरो मिलेगा जिसका जो लेंथ है वो आपको बताता है कि बी प्लेन पे जो भी कपल प्रोड्यूस हुआ है उसका वैल्यू दिखाएगा, मतलब कि एम बी आर बी एल बी। अब ये जो लेंथ है इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम बी आर बी एल बी, और ये लेंथ के डिवाइड में हम आर बी और एल बी कर दें, क्योंकि आपको लेंथ भी पता है और रेडियस भी आपको बताया गया है 40 mm है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एम बी मिल जाएगा। मतलब कि आपको जो दो मास फाइंड करने थे, एम ए का और एम बी का, उसमें से आपको एक इजीली मिल गया है जो है मास ऑफ बी प्लेन, कि कितना मास रखोगे तो आपकी सिस्टम बैलेंस बन जाएगी। अब हमें एम ए फाइंड करना है, और ये एम ए फाइंड करने के लिए हमें फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करना पड़ेगा इन ग्राफिकल मेथड। बिफोर ड्रॉइंग द फोर्स पॉलीगॉन, हम एंगल के बारे में बात करते हैं। आपको यहाँ पे पूछा नहीं गया है कि कौन से एंगल पे ड्रॉ करना है, पर आपको जब पूछा जाए कि आपको जो बी मास रखा है वो प्लेन पे, वो कौन से एंगल पे है फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे जहाँ से आपका वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, और वहाँ से आप एंगल जब बना रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको बताता है बी प्लेन पे थीटा बी कितना होना चाहिए, मतलब कि आपका जो मास है वो बी प्लेन पे कौन से एंगल पे रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं फोर्स पॉलीगॉन की, जिसमें हम मास एम ए फाइंड करेंगे और थीटा ए भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे वापस आपका फिगर दिखा देती हूँ फॉर इजी कैलकुलेशन। अब आप सभी को पता है फोर्स क्या आता है, m1r1 ओमेगा स्क्वायर, पर ओमेगा स्क्वायर कॉमन होने की वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, सिर्फ m1r1, m2r2, m3r3, और ये तीनों आपको पता है। तो आप सभी के लिए ड्रॉ करोगे। जैसे हम कपल पॉलीगॉन में क्या होता था कि जो आपका रेफरेंस प्लेन है उसका कपल नहीं बनता था क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं होता था उसका। पर फोर्स में तो आप हर एक प्लेन का फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि आपका जो रेफरेंस प्लेन है उसका भी फाइंड कर सकते हैं। पर अभी आपको रेफरेंस प्लेन का नहीं पता है, मतलब कि प्लेन ए का मास नहीं पता है, तो आप उसको लास्ट में ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम लोग फर्स्ट प्लेन जो है वहीं से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो एक एरो दिखाता है जो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूसिंग बाय मास m1 का दिखा रहा है, जो क्या हो जाएगा m1r1 हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बात करते हैं m2r2 की, जो भी आपको जो एक्स एक्सिस है उससे एंटी क्लॉकवाइज 135 एंगल पे सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन में दिखाएगा, जो होगा m2r2। अब बात करते हैं थर्ड मास की वजह से प्रोड्यूस हो रहे फोर्स की, जो हो जाएगा m3r3, और इसका डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में 240 एंगल पे होगा इन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन में। अभी आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन से एम बी, मतलब कि मास इन द बी प्लेन और थीटा इन द बी प्लेन मिल चुका है। तो वहाँ से आप लोग एम बी आर बी का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि आपको एल बी जो है ना, डिस्टेंस जो था वो पता है। तो एम बी आर बी पता है, और वो कौन से एंगल पे आ जाएगा, थीटा बी जितने एंगल पे आ जाएगा। पर अभी आप देख सकते हैं कि आपका जो पॉलीगॉन है वो क्लोज नहीं बना है, और आपका सिस्टम बैलेंस है वो कब बोल सकते हो आप, जब आपका पॉलीगॉन है वो क्लोज होना चाहिए। तो इसको क्लोज करने के लिए हम एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। अब ये जो लाइन है वो आपको क्या दिखाता है कि मास एम ए जो है उसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ फोर्स का मैग्नीट्यूड शो करेगा। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका एम ए आर ए हो जाएगा, और लेंथ के डिवाइड बाय आप आर ए कर दीजिएगा, क्योंकि आपको आर ए का वैल्यू तो दिया गया है, तो आपको इजीली मास एम ए मिल जाएगा। अब बात रही कि कौन से एंगल पे रखना चाहिए, मास कितना रखना चाहिए वो आपको पता है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा मापते हैं, तो जो क्या हो जाएगा, थीटा ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड का यूज करके फोर्स पॉलीगॉन और कपल पॉलीगॉन से दोनों प्लेन पे रखे गए मास का वैल्यू और कौन से एंगल पे रखना चाहिए वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पर आप सभी को पता है ग्राफिकल मेथड जो है वो एक्यूरेट नहीं है कंपेयर टू एनालिटिकल मेथड।
तो आप ज़्यादातर जब आपको क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि ग्राफिकल से सॉल्व कीजिए तो आप इजीली एनालिटिकल से सॉल्व करें। तो अब हम लोग एनालिटिकल मेथड के ऊपर चलते हैं। एनालिटिकल मेथड को समझने के लिए पहले वापस हम डायग्राम देख लेते हैं। और जब भी आप एनालिटिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हो वो समय पे एक आप ब्लॉक मतलब कि टेबल ड्रॉ कर दीजिए। और ये टेबल के अंदर प्लेन, मास, रेडियस, डिस्टेंस एंड एंगल इतनी चीज़ें कवर अप होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं आप लोगों को कितने 5 प्लेन दिए गए हैं। 3 तो आपके सिस्टम के अनबैलेंस मास की वजह से थे और ये अनबैलेंस मास को कवर अप करने के लिए आपने 2 एक्स्ट्रा प्लेन लगाए हैं फ्रॉम द बियरिंग 75 mm से दूर रखे गए हैं, जिसको हमने ए और बी नाम दिया है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाती हूँ। तो आप लोगों का पहला प्लेन जो है वो क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। फिर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जिसका आपको मास, रेडियस एंड एंगल पता है। एंड द लास्ट वन इज अ बी प्लेन। अब इन सब का आप मास, रेडियस एंड डिस्टेंस लिखते हैं। अब जब डिस्टेंस लिख रहे हैं तो कोई एक प्लेन को आपको रेफरेंस प्लेन से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ए प्लेन को रेफरेंस प्लेन ले रही हूँ। मतलब कि जो प्लेन आपका रेफरेंस प्लेन है उसका डिस्टेंस 0 हो जाएगा और वहीं से आप दूसरे सारे प्लेन का डिस्टेंस मेजर करते हो। और यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, थीटा ए हो जाएगा। अब आप बात करते हैं मास m1 r1 d1 जो है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है डिस्टेंस बिटवीन रेफरेंस प्लेन टू द फर्स्ट प्लेन। और थीटा a1 जो है आपको दिखा रहा है कि फर्स्ट प्लेन जो है आपका जिससे मास रखा गया है वो कौन से एंगल पे वो प्लेन में रखा गया है। इसी तरह हम सारे सेकेंड, थर्ड और बी प्लेन के मास, रेडियस, डिस्टेंस एंड एंगल लिख लेंगे पहले। अब हम लोग इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। जो हमने चार्ट बनाया था उसका थोड़ा बड़ा टेबल बना देते हैं। आप सभी ने नोटिस किया कि हर एक प्लेन पे जो मास रखा गया है वो कुछ डिफरेंट एंगल पे रखा गया है। और जब भी कोई चीज़ कोई एंगल पे रखी होती है तो उसका 2 कंपोनेंट होता है, एक कोस कंपोनेंट एंड एक साइन कंपोनेंट। तो वो फोर्स में भी आएगा और वो कपल में भी आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी हमारे पास मास था, मतलब कि प्लेन ए का मास एम ए था जो आपको पता नहीं है पर उसका रेडियस बताया गया है, डिस्टेंस आपने उसको रेफरेंस प्लेन लिया है इसलिए वो 0 हो जाएगा। थीटा ए भी आपको नहीं पता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, जब भी आप कोस कंपोनेंट लिखोगे तो एम आर कोस थीटा लिखोगे तो उसकी जगह मास की जगह एम ए आ जाएगा। 75 जो है वो आपको रेडियस दिखा रहा है और कोस थीटा ए आ जाएगा जो आपको नहीं पता है। सेम थिंग हम साइन थीटा के लिए लिख सकते हैं। और कपल की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस 0 है, मतलब कि एल आपका जो है वो ही 0 है। तो कपल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि आपको ए जो प्लेन है उसको रेफरेंस प्लेन ले लिया है। इसी तरह फर्स्ट का जो है मास 4 kg है, जो रेडियस 75 mm पे है, डिस्टेंस 150 पे। और ये जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो वो कहाँ से, आपके रेफरेंस प्लेन मतलब कि ए प्लेन से, बियरिंग से हम इसको मेजर नहीं कर रहे, फ्रॉम द ए प्लेन। और थीटा जो है उसका 45 जो आपको गिवन है। तब इसको आप लिखेंगे एम आर कोस थीटा में। तो क्या हो जाएगा, मास की जगह 4 आ जाएगा, रेडियस की जगह 75 आ जाएगा और कोस 45 हो जाएगा। इसी तरह साइन कंपोनेंट लिखेंगे। और यहाँ पे आपका कपल 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है वो 150 है, 0 नहीं है इसकी वजह से। इसी तरह हम सेकेंड प्लेन के लिए लिखते हैं जिसका मास 3 है, रेडियस 85 है, डिस्टेंस 350 है और एंगल 135 है, जिसका फोर्स कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 85 इंटू कोस 135। इसी तरह हम उसका साइन कंपोनेंट और कपल को लिख देते हैं। और यहाँ पे एल जो है वो 350 हो जाएगा और ये 350 क्या दिखा रहा है आपको, फ्रॉम द प्लेन ए टू द प्लेन सेकेंड का जितना भी डिस्टेंस है वो। इसी तरह हम थर्ड का भी लिख रहे हैं और ये थर्ड का भी जो डिस्टेंस है वो फ्रॉम द प्लेन ए दिखा रहा है। बाकी की सारी चीज़ें मतलब कि मास, रेडियस और एंगल, ये तीनों चीज़ों आपको गिवन है, सिर्फ आपको डिस्टेंस मेजर करना है। और लास्ट बी प्लेन, बी प्लेन का आपको मास भी नहीं पता है, रेडियस पता है 40 दिया गया है, डिस्टेंस जो है आपको पता है क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया गया है कि आपका जो शाफ्ट है वो 800 mm है, तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और एंगल भी आपको नहीं पता है, फोर्स का आप एम बी आर जो है उसकी जगह 40 आ जाएगा और कोस थीटा भी। इस तरह साइन और कपल दोनों के कंपोनेंट लिख लेंगे। अब ये टेबल से आप शो कर सकते हैं कि आप लोगों को मास एम ए और थीटा ए नहीं पता है और मास बी और थीटा बी, ये चार टर्म जो है वो नहीं पता है।
पर आपको जब ये फाइंड करना है तो उसके साथ ये भी नोटिस करना चाहिए कि जो आपका कपल का दो टेबल में दो कॉलम जो है, मतलब कि MRL cos थीटा वाला और MRL sin थीटा वाला, उसमें आप नोटिस कीजिए कि जो फर्स्ट है ए प्लेन का है वो दोनों जीरो है, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों जो प्लेन है उसका आपको कोस कंपोनेंट का भी पूरा कपल पता है, साइन कंपोनेंट का भी पता है, पर आपको सिर्फ बी जो प्लेन है उस पे रखा गया मास और उसका एंगल ही नहीं पता है। मतलब कि जब आप कपल को सॉल्व करोगे तो आपको अन वैल्यू, मतलब कि आपकी जो नहीं पता है वो वैल्यू पता चल सकती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वन अननोन है। जबकि फोर्स में आप देखने चाहोगे तो आपको दो चीज़ें नहीं पता है, ए में भी नहीं पता है, थीटा ए भी नहीं पता है, एम बी भी नहीं पता, थीटा बी भी नहीं पता, मतलब कि दो चीज़, ए प्लेन का भी आपको कुछ नहीं पता, बी प्लेन का भी नहीं पता। तो पहले हम कपल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ अननोन है, तो वहाँ से हम एम बी और थीटा बी का वैल्यू निकाल देंगे, और वो वैल्यू का यूज़ हम फोर्स में करेंगे तो हमें मास एम ए और थीटा ए मिल सकता है। यहाँ पे पहले मैं कपल जो है उसके कोस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट का समेशन लेती हूँ। तो आप सभी को पता है कि एनालिटिकल में तीन कंडीशन होती है, समेशन एफ इज इक्वल टू जीरो, समेशन सी इज इक्वल टू जीरो। अब ये समेशन सी इज इक्वल टू जीरो है, उसके अंदर समेशन सी इन एक्स डायरेक्शन मतलब कि कोस के सारे कंपोनेंट इज इक्वल टू भी जीरो, और समेशन सी वाई डायरेक्शन मतलब कि साइन के भी जितने कंपोनेंट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो पहले हम कोस के कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो जितने भी कोस के कंपोनेंट थे इक्वल टू हमने जीरो कर दिया है, और ये इक्वेशन को हम लोग अभी ए नाम दे देते हैं। इसी तरह साइन के जितने भी कंपोनेंट थे उनको भी हमने इक्वल टू जीरो कर दिया है, मतलब कि वाई डायरेक्शन में जितने भी कपल प्रोड्यूस हो रहे थे इज इक्वल टू जीरो कर दिया है, जिसको हम बी नाम दे देते हैं। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आपको सिर्फ एम बी और थीटा बी ही नहीं पता है। इसी तरह दोनों इक्वेशन में, तो ये दोनों को हम रीसफल करते हैं, मतलब कि वापस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो भी एम बी और थीटा बी वाला टर्म था उसको इक्वल टू की दूसरी ओर ले गए हैं, इसकी वजह से वो क्या हो गया है, माइनस हो गया है, और ये इक्वेशन को हम लोग सी नाम दे देते हैं। और तो फोर्थ इक्वेशन आपका जो था साइन वाला, जो बी इक्वेशन था उसमें भी एम बी और थीटा बी नहीं पता था, उसको भी हम राइट हैंड साइड लेते थे, उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर डी ले देते हैं। जब भी आप ये दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करते हो दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बी का स्क्वायर प्लस साइन थीटा बी का स्क्वायर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ एम बी इंटू 40 इंटू 650 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी आपकी वैल्यू है वो बनेगी, जिसमें से आपको एक तरफ की वैल्यू समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, तो एफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा उसका स्क्वायर प्लस एफ वाई का जो वैल्यू मिला उसका स्क्वायर, और सामने की ओर जो स्क्वायर था उसको दूसरी तरफ ले जाने की वजह से वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मास ऑफ बी प्लेन, मतलब कि बी प्लेन पे कितना मास रखना चाहिए वो मिल जाएगा, जो है 2.867 kg। अब बात हम करते हैं थीटा फाइंड करने की। तो थीटा फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, टेन थीटा की इक्वेशन क्या थी आपकी, समेशन एफ सी वाई बाई समेशन ऑफ सी एक्स, मतलब कि साइन थीटा की टर्म माइनस अपॉन में कोस थीटा की टर्म्स। तो साइन थीटा की टर्म्स जो है वो आपकी क्या आ रही है, 38096, जो पॉजिटिव आ रही है, पर यहाँ पे आपका जो टर्म था वो ऑलरेडी नेगेटिव था, इसकी वजह से नेगेटिव रखा गया है। और जब आप कोस थीटा को सॉल्व करते हैं तो उसकी वजह से आ रही है आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, -6102 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा भी हो जाएगा। जब आप इनवर्स लोगे तो आपको एंगल मिल जाएगा, और ये जो आपको एंगल मिलेगा वो थोड़ा डिफरेंट हो तो वो क्लॉकवाइज का दिखा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, +360 कर दोगे आप, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज का एंगल मिल जाएगा, जो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है 329.3। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ मास एम बी और थीटा बी ये दोनों ही फाइंड किया है, पर अभी हम लोगों को प्लेन ए पे रखा गया जो मास है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम पहले फोर्स का जो डायग्राम था, जो समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो था, उसको सॉल्व करते हैं। फोर्स को सॉल्व करने के समय भी यही चीज रखेंगे हम कि समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि कोस के जितने भी कंपोनेंट है इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और साइन के जितने भी कंपोनेंट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, टू मेक योर सिस्टम बैलेंस।
तो यहाँ पे पहले हमने कोस के कंपोनेंट इज इक्वल टू 0 लिया है, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर ई बोल देते हैं। अब हम लोग साइन के कंपोनेंट को भी इक्वल टू 0 लेते हैं, जिसको अभी हम इक्वेशन नंबर एफ बोल देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको एम बी जो है वो लास्ट जब आपने कपल सोल्व किया तब मिल गया था, जिसका वैल्यू था 2.87 kg, और थीटा बी का भी आपको वहाँ से वैल्यू मिल गया था जो था 329.3 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यू आप जब रख दोगे तो आपकी इक्वेशन ई एंड एफ में सिर्फ एम ए और थीटा है, मतलब कि मास इन प्लेन ए और ये जो मास आप रख रहे हो कौन से एंगल पे होना चाहिए यही आपको नहीं पता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए वापस आप लोग बोथ साइड स्क्वायर लेते हो, जिसमें से एम ए वाली जो टर्म है उसको इक्वल टू की दूसरी ओर जाने दोगे, जिससे वो नेगेटिव बन जाएगी, जिस तरह से हमने कपल में सॉल्व किया था। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एम ए इंटू 75 का स्क्वायर, क्योंकि कोस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर जो था इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर था उसको दूसरी तरफ जाने की देने की वजह से वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे आपको 67.96 है वो कोस थीटा की टर्म्स जितनी आपकी वैल्यू पता थी उसकी वजह से मिल रही वैल्यू दिखा रही है, और दूसरा जो है 225.62 वो साइन थीटा का इक्वेशन सॉल्व करने की वजह से सारी वैल्यू पुट करने से मिलने की वैल्यू है। इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों को एम ए का वैल्यू मिल जाएगा जो होगा 3.14 kg, और जब आपको एंगल फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव होगा क्योंकि इक्वल टू की दूसरी बार तरफ जाने की वजह से वो दोनों नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, इक्वल टू टेन थीटा ए हो जाएगा। और थीटा ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको टेन इन्वर्स करना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को थीटा ए इज इक्वल टू 253.2 मिलेगा। यहाँ पे भी आपको कुछ अलग वैल्यू मिल रहा है, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है। जब आपको एंटी क्लॉकवाइज फाइंड करना है तो प्लस 360 कीजिए, जिससे आपको वैल्यू मिल जाएगा। सेशन में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड से मास कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे हमने जो एंगल फाइंड किया है वो हमारे एक्स्ट्रा पर्पस से कि हम सीख सके और एक वैल्यू मिल जाए ज़्यादा, इसलिए हमने किया है। जब आपको एंगल नहीं पूछा गया है तो आप नहीं फाइंड करते हो तो भी चलता है। सो होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।